सुबह की हल्की धुंध के बीच विशाल मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र धीरे धीरे जाग रही थी। लकड़ी के ऊंचे द्वार खुलते ही बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हाथी भारी सामान लेकर चल रहे थे, भिक्षु शांत भाव से आगे बढ़ रहे थे और सूरज की पहली किरणें शहर को स्वर्णिम चमक दे रही थी। इन्हीं रोशनियों के बीच शहर के केंद्र में स्थित भव्य राजमहल अपनी ऊंची पत्थर की दीवारों, सुनहरी नक्काशियों और मनमोहक बाग बगीचों के साथ राजसी गरिमा बिखेर रहा था। पहरेदार अपने स्थान पर दृढ़ता से खड़े थे। इसी महल के भीतर युवा राजकुमार अशोक अपने प्रशिक्षण में लगा था। तलवारबाजी करते हुए उसके प्रहारों की ताकत से लकड़ी के पुतले चटक कर टूट जाते। माथे पर पसीना, चेहरे पर दृढ़ता और हर वार में उसकी योद्धा सी लगन झलकती थी। घुड़सवारी में भी उसका जवाब नहीं। काले घोड़े पर तेजी से दौड़ता, रेत उड़ती और सैनिक उसकी फुर्ती देखकर दंग रह जाते। तीरंदाजी में तो वो मानो बिजली था। तीरों की गति, बो स्ट्रिंग की कंपन और निशाने का चीर जाना उसकी अद्भुत महारत का प्रमाण था। राजा बिंदुसार महल की बालकनी से अपने पुत्र को देख गर्व से मुस्कुराते। पीछे खड़े मंत्री धीमी आवाज में राजनीति की बातें करते, पर बिंदुसार की नज़र हमेशा अशोक पर ही रहती। समय बीता और एक दिन नगाड़ों की गूंज के साथ अशोक को उसका पहला युद्ध दायित्व सौंपा गया। सैनिक तलवारें तेज कर रहे थे, हाथियों को कवच पहनाया जा रहा था और अग्नि की लपटों में चमकती अशोक की युद्ध कवचीय छवि अद्भुत थी। जल्द ही वो घोड़े पर सवार सेना का नेतृत्व करते हुए युद्ध भूमि की ओर बढ़ा। तेज हवाओं में उड़ती धूल, आसमान में तीरों की बरसात, सैनिकों का शोर और दूर जलती आग, अशोक ने पहली बार युद्ध की वास्तविकता महसूस की। युद्ध में उसने अप्रतिम साहस दिखाया। उसकी तलवार के हर वार से दुश्मनों की ढालें टूटतीं, चिंगारियां उड़तीं और उसका साहस सैनिकों का हौसला बढ़ाता था। अंततः विद्रोही हार मानकर हथियार डाल देते हैं। ढलते सूरज की रोशनी में अशोक की विजय अद्भुत प्रतीत होती है। लेकिन राजदरबार की राजनीति कुछ और ही रूप दिखाती है। विशाल सभा भवन में मंत्रियों की बहसें, ऊंचे स्तंभों की गूंज और गुस्से से भरे सुषिम के आरोपों के बीच अशोक हमेशा शांत खड़ा रहता था। इसके बाद उसे तक्षशिला भेजा गया, जहां वो राजसी ध्वज के साथ सेना का नेतृत्व करते हुए पहाड़ों और जंगलों से गुजरता हुआ आगे बढ़ा। लेकिन तक्षशिला पहुंचते ही उसके सामने भयावह दृश्य था। पूरी नगरी आग में जल रही थी। लोग चीखते हुए भाग रहे थे और धुआं आसमान तक उठ रहा था। अशोक ने तुरंत मोर्चा संभाला और एक घर में फंसे बच्चे को आग से बचाकर बाहर निकाला। उसकी वीरता ने फिर से विद्रोहियों को परास्त कर दिया और शहर में शांति लौट आई। वहीं वापसी पर जनता ने फूल बरसाकर उसका स्वागत किया। किंतु महल लौटने पर उसने अपने पिता बिंदुसार को मृत्युशैया पर पाया। अंधेरे कमरे में राजा कमजोर पड़े थे और मंत्री पीछे छाया में षड्यंत्र रच रहे थे। राजा के निधन के साथ ही महल में सिंहासन संघर्ष शुरू हुआ। सुषिम ने रात में सैनिक जुटाए और महल की गलियों में तनाव फैल गया। अंततः सभी बाधाओं को पार कर अशोक का राज्याभिषेक हुआ। मंत्रोच्चार के बीच स्वर्ण मुकुट उसके सिर पर सजाया गया और जनता ने उल्लास से जयकारे लगाए। अब वो महान सिंहासन पर बैठ चुका था, जिसके आसपास स्तंभों के बीच से आती रोशनी उसे सच्चा सम्राट जैसा दिखा रही थी। साम्राज्य का विस्तार शुरू हुआ। नक्शे पर सीमाएं बढ़ती गईं, सैनिक आगे बढ़ते रहे और बेड़े नदियों पर तैरते हुए नई प्रदेश जोड़ते रहे। पूरे साम्राज्य में गांव समृद्ध होने लगे। किसान खेती करते, बच्चे खेलते और व्यापारी बैलगाड़ियों से यात्रा करते। शांति और विकास के दिन लौट आए। लेकिन ये शांति अधिक समय तक नहीं टिक सकी, क्योंकि पूर्व में कलिंग युद्ध की आहट फैलने लगी। हरे भरे कलिंग पर काले बादल मंडराने लगे और लोग युद्ध की तैयारी में लग गए। उधर मौर्य सेना का विशाल मार्च शुरू हुआ। हजारों सैनिक, सुसज्जित हाथी, ऊंचे झंडे और सबसे आगे स्वर्ण कवच पहने अशोक। युद्ध भूमि पर पहला टकराव भयावह था। हाथियों की टक्कर, तीरों की बारिश, रेत के विस्फोट, पूरा वातावरण अराजकता से भर गया। सैनिक गिरते रहे, ढालें टूटती गईं और मैदान खून और चीखों से भर गया। अशोक क्रोध में डूबकर लड़ता रहा, लेकिन धुएं, चीखों और आग के बीच जब उसने चारों तरफ पड़े शव देखे, उसका मन हिल उठा। एक मरते हुए बच्चे को अपने हाथों में देखकर उसकी आत्मा कांप उठी। उस क्षण उसकी तलवार हाथ से छूटकर कीचड़ में गिर गई। यही उसके जीवन का मोड़ था। वो युद्ध भूमि पर अकेले एक पत्थर पर बैठा रहा,
हवा में उड़ती राख और दूर जलती आगें उसके मन का बोझ और गहरा कर रही थीं। कुछ समय बाद उसे शांत वन में बौद्ध भिक्षु मिले। उनकी शांति और सरलता ने अशोक के हृदय को छू लिया। भिक्षु ने उसके सिर पर हाथ रखा और अशोक ने उसे क्षण बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके बाद वो शांति का दूत बन गया। गांव में सहायता, अस्पतालों का निर्माण, बच्चों की मुस्कान, साम्राज्य नए रंगों में जीने लगा। विशाल पत्थरों पर संदेश खुदे, जिन्हें हाथियों के सहारे दूर दूर तक भेजा गया। नदियों के किनारे लोग ध्यान करते, भिक्षु शिक्षा देते, और साम्राज्य सचमुच एक शांति के स्वर्ण युग में बदल गया। अपने अंतिम दिनों में बूढ़ा अशोक एक पहाड़ी पर खड़ा अपने शांत साम्राज्य को देख मुस्कुराता था। डूबते सूरज की रोशनी में उसका वस्त्र हवा में लहराता और वो सोचता, युद्ध ने उसे सम्राट बनाया था, लेकिन शांति ने उसे महान बना दिया था। कहानी का अंत 4 सिंग वाले अशोक स्तंभ की चमकदार छवि के साथ होता है, जिसके पीछे सूरज उग रहा है और पंछियों की उड़ान उसकी विरासत को अमर कर देती है।